मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स विथ मनोज सर पे। बच्चों, मैंने पिछले क्लास जो आपके लिए ऑनलाइन आया था और मैंने नंबर सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ाया था, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं। और उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो को लाइक किया, उम्मीद है कि शेयर भी किया होगा। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मैं नंबर सिस्टम को बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊंगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको थोड़ा बहुत वहां पे नॉलेज होगा। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं धीरे धीरे हर एक चीज़ पे आऊँगा। जो भी ज़रूरत लायक बात है बताने के लिए नंबर सिस्टम में, वो सारा मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव है कि जो सबसे कमज़ोर छात्र हो मैथ्स में, वो इस वीडियो को देख के अच्छे से मैथ्स को सीख सके। तो जब कमज़ोर छात्र सीखेंगे तो जो थोड़ा बहुत तेज स्टूडेंट है वो अपने आप सीखेंगे। तो बच्चों, आज मैं नंबर सिस्टम को ही आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था, इंटीजर के बारे में मैं आपको बता रहा था। मैं आपको नेचुरल नंबर समझा दिया था, होल नंबर समझा दिया था। ये सारा यहाँ तक मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, उसके बाद डेसिमल के बारे में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रेकरिंग क्या होता है। ये सारे बातें मैंने पिछले क्लास ही आपको समझाया था। मैं आज उन सारे को छोड़ के आगे की बात करता हूँ। मैं आपको नेचुरल नंबर और ये होल नंबर, ये दोनों चीज़ मैं बता के क्लास को लास्ट किया था। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए, वहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंटीजर के बारे में हम लोग देख रहे थे कि इंटीजर से हम लोग को नेचुरल नंबर मिला और होल नंबर का सेट भी मिला। अब हम लोग इंटीजर को ध्यान दीजिएगा सभी कोई, इंटीजर को दो और पार्ट में क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। सभी कोई ध्यान दीजिएगा। जैसे एक पहला तो आपका आ जाएगा ऑड नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? विषम संख्या। और दूसरा बच्चों, दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा इवन नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? सम संख्या। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये विषम संख्या और सम संख्या होता क्या है। तो बच्चों, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर विषम संख्या, यानी एक सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि जो संख्या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है उसी को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, और जो संख्या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो जो बच्चे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि वैसा सभी नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहलाता है, और वैसा सभी नंबर जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे वो सारे नंबर ही बच्चों क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्या होते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल का बात करूं ऑड नंबर का, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, -9 हो गया, -11 हो गया। ये सारे ही बच्चे एग्जाम्पल हैं किसका? ऑड नंबर का। और मैं अगर इवन नंबर का बात करूं तो इवन नंबर हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ... तो ये सारे ही एग्जाम्पल हैं बच्चों इवन नंबर का। तो आपने यहाँ पे अच्छे से समझ में आपको आया होगा कि ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। तो चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया था बच्चों, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था। तो नेचुरल नंबर को हम लोग और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए सभी कोई। नेचुरल नंबर, देखिए
अगर हम बात करें नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर से ही आपको ऑड भी मिलता है, इवन भी मिलता है। चूँकि ये सारे ही इंटीजर हैं, तो मैंने आपको क्लासीफाई करके दिखाया कि इंटीजर को दो और पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, ऑड और इवन में। अगर हम लोग नेचुरल नंबर का बात करें, तो नेचुरल नंबर को भी अभी बहुत सारे पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा यहाँ से कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे आपके नेचुरल नंबर थे। अगर मैं जीरो से बात करूँ, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर। और ये जो हमारा था, इसको हम लोग बोलते थे बच्चों होल नंबर। क्या बोलते थे? होल नंबर। लेकिन मैं एक सेट लिखने जा रहा हूँ संख्या का। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट आगे। तो बच्चों आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पे इवन भी है, ऑड भी है, इवन भी है, ऑड भी है। तो ये कौन सा सेट होगा नंबर का? ये क्या कहलाएगा? तो बच्चों यही तो हमारा प्राइम नंबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो आप नेचुरल नंबर को दो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और दूसरा जो होता है प्राइम के बाद, आपको देखा जाए तो वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एक तो होता है बच्चों प्राइम नंबर, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सह अभाज्य संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम और कंपोजिट ये दोनों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर बच्चों उसको बोलते हैं जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो। केवल और केवल कितना फैक्टर हो? दो फैक्टर हो। यानी वैसे सारे नंबर जिनका केवल दो फैक्टर हो, यानी जो नंबर का दो फैक्टर हो, यानी वो या तो 1 से डिवाइड होते हो या खुद से यानी अपने आप से डिवाइड होते हो, तो वही क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। जो बच्चे लिखना चाहते हैं डिफिनेशन, वो लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिनका केवल और केवल दो ही फैक्टर होता है, या प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। तो वो सारे ही नंबर किस कैटेगरी के होते हैं? प्राइम नंबर के कैटेगरी के होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो डिफिनेशन वगैरह आपके ज़रूरत का चीज़ नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर कोई 9th-10th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए डिफिनेशन ज़रूरी है कि प्राइम किसको बोलते हैं, या जिनका बेस कमज़ोर है तो वो भी देख सकते हैं, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि प्राइम किसको बोलते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई। अगर मैं बात करूं एक का, तो क्या एक प्राइम नंबर है क्या? तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि प्राइम नंबर का दो फैक्टर होता है, जबकि हम एक का फैक्टर का बात करें तो 1 × 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो क्या कहीं से भी आपको दो फैक्टर दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि दो फैक्टर यहाँ नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स 1 जो है हमारा, ये 1 ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 2 का, तो आप देखेंगे कि 2 का दो ही फैक्टर है, एक तो 1 है और दूसरा क्या है? 2, यानी 2 का दो फैक्टर है। तो क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा? तो बिल्कुल ये प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि डिफिनेशन ही कहता है कि वो सारे नंबर जिनका केवल दो ही फैक्टर हो, यानी जो 1 से कटता हो या अपने आप से डिवाइड होता हो, वो सारे ही नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। आगे हम लोग बात करें 3 का, तो 3 भी आपका प्राइम है, 5 भी आपका प्राइम है, 7 भी आपका प्राइम है, 11 भी हमारा प्राइम है,
13 भी हमारा प्राइम है, डॉट 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 हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और प्राइम नंबर ढूंढते चले जाएंगे। लेकिन इससे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो चलिए हम लोग कुछ देखते हैं कि एग्जाम में इससे किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला चीज़ तो रेलवे के एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, यानी निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बच्चों, 2। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। दूसरा चीज आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, प्राइम भी है और इवन भी है। तो आपका आंसर फिर से 2 ही होगा। तो जितने भी सारे प्राइम नंबर हैं उन सारे नंबर में, सारे प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा इकलौता संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है। इसलिए हम लोग इसे इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इवन प्राइम नंबर। तो बस इतना सा बात आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन इवन प्राइम का उदाहरण है। तो आप क्या बताएंगे कि प्राइम और इवन दोनों एक ही नंबर है जो कि 2 है। पूरा का पूरा प्राइम नंबर 2 से लेके इन्फिनिटी तक में एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो 2 पॉइंट हम लोग जाने यहाँ पे, एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और दूसरा इवन प्राइम नंबर क्या होता है। तीसरा चीज इसमें आपसे पूछ सकता है, तीसरा चीज आपसे इसमें पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा सेट है जो लगातार ऑड प्राइम नंबर को डिनोट करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कौन सा सेट है जो लगातार ऑड प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों आप जब यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर लिख पा रहे थे तो आपने देखा कि 3, 5, 7 ये 3 ही ऐसा नंबर है जो लगातार है, कंजुकेटिव है और ऑड भी है और प्राइम भी है। तो आपका जवाब होगा कि पूरे के पूरे सीरीज में यही 3 ऐसा नंबर है जो कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी लगातार विषम अभाज्य संख्या। तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो लगातार जो है, यानी ये आपका हो जाएगा लगातार ऑड प्राइम नंबर का सेट। लगातार ऑड प्राइम नंबर यानी यही एक ऐसा सेट बनेगा जो लगातार ऑड प्राइम नंबर का सेट बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग प्राइम पे कुछ और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी कोई, प्राइम में और क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में और क्या क्या पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए। दूसरा चीज कि प्राइम में आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं एग्जाम में या पूछे जाने की संभावना है। क्या पूछे गए हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि आप बताएं कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, या 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, या आपसे पूछ सकता है कि 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं या होंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है वो सारे प्राइम नंबर को आपको याद रखना है, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें सोचना नहीं पड़े, हम डायरेक्टली आंसर कर रहे होंगे। तो सबसे पहला तो आप ये देख लीजिए कि 1 से 100 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है। तो 1 से 100 तक का बात करें तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, उसके बाद बात करें 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है, 53 होता है, 59 होता है। आगे बात करें 61 होता है, 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है, 79 होता है, आगे 83 होता है, 89 होता है और 97 होता है।
तो बच्चों ये जो प्राइम नंबर है यही प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच होता है। अगर ये सही है तो टोटल 25 होना चाहिए, यानी 1 से 100 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 25 प्राइम नंबर होंगे। तो चलिए हम लोग गिनती कर लेते हैं। 2 4 6 7 2 9 2 11 2 13 1 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 1 25। तो आपने देखा कि 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, 25 प्राइम नंबर। यानी अगर आपसे क्वेश्चन बस इतना सा पूछ ले कि 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 से 100 के बीच टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। दूसरा चीज, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताएं कि 1 से 50 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि 1 से 50 तक के बीच 15 प्राइम नंबर होंगे। 1 से 50 के बीच कितना प्राइम नंबर होगा, 15, यानी 15। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझें, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में समझें। मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज करके आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 to 50 के बीच आपका प्राइम नंबर पूछा जाए, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर बिटवीन 1 to 50, तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि आपका जो प्राइम नंबर होगा वो कितना होगा, 15। दूसरा चीज़ आपसे ये भी पूछ सकता है कि 50 से 100 यानी 50 to 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे। तो आप याद रखेंगे कि 50 to 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 के बीच कितना प्राइम नंबर होगा, 10 प्राइम नंबर होगा। तो ध्यान दीजिए, आपने क्या सीखा कि 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, और 50 से 100 तक जो है वो होता है 10 प्राइम नंबर। उसके बाद आपने सीखा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद आपने सीखा इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है। उसके बाद आपने सीखा कि 3 लगातार ऑड प्राइम नंबर का सेट क्या होता है। तो आपको मैंने बताया कि 3 5 7 ही एक ऐसा 3 ऑड कंजुकेटिव प्राइम नंबर होते हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने आपसे प्राइम नंबर में मैंने आपको सिखाया। उम्मीद है आप सीखे भी होंगे। दूसरा चीज कि इससे तरह तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। बच्चों आपको बोल देगा कि आप बताइए 50 से 80 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो तभी अगर प्राइम नंबर आपको याद होगा आप तभी लिख पाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, और अगर है भी तो वो सारा बेकार की बातें हैं, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइम नंबर किसी भी फॉर्मूला से नहीं आता है। दूसरा चीज, आपसे कभी कभी ये पूछ देगा कि 10 से 30 के बीच जो प्राइम नंबर है उसका योग क्या होगा, सम क्या होगा। दूसरा चीज आपसे ये भी पूछ सकता है कि 50 से 80 के बीच जो प्राइम नंबर है उसका एवरेज क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें आपसे प्राइम नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो आप ये सारे चीज को अगर आप एक बार याद कर लें तो आपको प्राइम नंबर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप प्राइम नंबर के बारे में सारे कुछ समझ चुके हैं और जान चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो बच्चों मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में सारा कुछ समझा दिया, तो चलिए मैं आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताता हूं। ध्यान दीजिएगा सभी कोई, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर स्पेलिंग पे मत जाना बच्चों। कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, क्या बोलेंगे बच्चों, भाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा सभी कोई, कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। तो मैंने आपको प्राइम को पूरे डिटेल से समझाया, अब मैं आपको कंपोजिट को धीरे धीरे समझाने का कोशिश करता हूँ। कुछ भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी गलती लगे, मिस्टेक लगे, कैलकुलेशन मिस्टेक या कहीं पे कुछ लैंग्वेज मिस्टेक हो या कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या आप उसको थोड़ा सा सुधारने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सामने देखने वाला नहीं होता है। जो ऑफलाइन में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं
तो कुछ गलती होता है तो रिप्लाई आ जाता है कि सर यहाँ पे गलत हो रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, तो देखिए एक तो था अभाज्य और दूसरा है भाज्य। तो हम लोग क्या देखे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का केवल और केवल ओनली 2 फैक्टर्स, यानी केवल 2 ही फैक्टर्स होता है। लेकिन अगर हम लोग कंपोजिट नंबर का बात करें तो कंपोजिट नंबर का अगर कोई डिफिनेशन चाहें कि डिफिनेशन क्या होगा, तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिनका कम से कम 3 फैक्टर हो, जिनका कम से कम क्या हो, 3 फैक्टर। कम से कम का मतलब कि कम से कम 3 फैक्टर होना ही चाहिए। ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 4, 5, 6, 8, 10 कितना भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए बच्चों, 3 फैक्टर। यानी कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जिसका कम से कम यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले 1 के बारे में बात करते हैं, तो बताइए कि क्या 1 का 3 फैक्टर होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, 1 का ना तो 2 फैक्टर होता है ना ही 3 फैक्टर होता है, क्योंकि 1 का अपने आप एक ही है, एक ही फैक्टर है। तो अगर इसका 2 फैक्टर नहीं है तो ये प्राइम भी नहीं है, और अगर इसका 3 फैक्टर नहीं है तो ये कंपोजिट भी नहीं है। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से एक जो है, एक वो प्राइम है या कंपोजिट है, या इन दोनों को छोड़ के कोई और चीज़ है। तो आप बच्चों याद रखेंगे कि एक जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना प्राइम। तो हम बता रहे थे बच्चों यहाँ पे कि एक जो है, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं 2 के बारे में। तो क्या 2 प्राइम ये कंपोजिट नंबर है क्या, तो ना एक कंपोजिट नंबर है ना ही 2 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 का भी केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे 3 का बात करते हैं, तो 3 तो प्राइम है तो कंपोजिट नहीं होगा, ध्यान दीजिए। फिर बात करते हैं हम 4 का, तो 4 क्या कंपोजिट नंबर है, तो आप देखेंगे कि 4 का 1 भी फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होता है और 4 भी फैक्टर होता है। तो इसका एटलीस्ट कितना फैक्टर बन रहा है, 3 फैक्टर बन रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे 4 को कंपोजिट नंबर बोलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर होना ही चाहिए। बाद बाकी ज़्यादा कितना भी चला जाए उससे मतलब नहीं है। तो 5 क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं है। 6 क्या कंपोजिट नंबर है, तो आप कहेंगे कि 6 का फैक्टर जो है 1 है, 2 है और 3 है, तो 6 भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 7 क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे 8 का, तो 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका भी फैक्टर है, 1 है, 2 है, फिर 4 है, और उसके बाद देखा जाए तो 8 भी एक फैक्टर बनेगा। इसका देखा जाए तो 6 भी एक फैक्टर बनेगा। तो 3 से ज़्यादा फैक्टर, तो ये भी आपका क्या है, कंपोजिट। उसके बाद मैं बात करता हूँ 9, तो क्या 9 कंपोजिट नंबर है क्या, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल है, क्योंकि इसका भी फैक्टर 1 बनेगा, 3 बनेगा और उसके बाद देखा जाए तो 9 बनेगा, यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर इसका भी बन रहा है। तो ये भी आपका क्या है, कंपोजिट है। तो चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई, उज्जवल ध्यान दीजिएगा सभी कोई, कंपोजिट नंबर के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन इसीलिए किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जाम में रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है। तो आप याद रखेंगे बच्चों कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, या इस बात को इस तरह से भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है।
तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछे या इवन कंपोजिट नंबर पूछे, आपका दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या होगा, 4। दूसरा चीज आपको ये पूछ सकता है बच्चों कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो आप जब इस सेट को देख रहे थे तो आप देख रहे थे कि 4 कंपोजिट, 6 कंपोजिट, 8 कंपोजिट, और ये तीनों ही किसका सेट है, ये तीनों ही इवन नंबर का सेट है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 9 का बात करें तो 9 हमारा क्या है बच्चों, ऑड नंबर है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा, 9 होगा, 9 होगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग प्राइम समझे, कंपोजिट समझे, तो बस इतना सा ही बात आपको प्राइम और कंपोजिट में जानना था। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। पहले तो हम लोग पढ़े प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, फिर हमने देखा कंपोजिट नंबर जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे को प्राइम, को प्राइम जिसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। तो सह अभाज्य संख्या वो संख्या होता है, वो दो संख्याओं के बीच का कंपैरिजन, यानी जिसका एचसीएफ 1 हो। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिनके बीच का एचसीएफ हमेशा क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे कि सह अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिनके बीच का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे कि 5 और 7 ये क्या है, तो ये सह अभाज्य संख्या है। क्या है ये, सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ना, ये इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो 5 और 7 जो है वो क्या है, आपस में को प्राइम है, आपस में क्या है, को प्राइम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बात करूंगा 12 और 19। तो बताइए बच्चों कि ये क्या है हमारा, ये भी दोनों क्या है, को प्राइम है, यानी इनका भी एचसीएफ देखा जाए तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। तो वैसे सारे नंबर जिन दो नंबर के बीच का एचसीएफ 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, को प्राइम बोलते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो। ध्यान दीजिएगा, तो आपने प्राइम के बारे में जाना, कंपोजिट के बारे में जाना और को प्राइम के बारे में जाना। यहाँ पे आपको एक चीज और जानना है, एक चीज और जानना है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, तो देखिए बच्चों ट्विन प्राइम क्या होता है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ट्विन प्राइम, तो दो लगातार प्राइम नंबर के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। दो लगातार प्राइम नंबर के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम, यानी जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा 2 होना चाहिए। जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। जैसे देखा जाए तो 3 और 5 ये आपस में क्या है, ट्विन प्राइम है, ये आपस में क्या है, ट्विन प्राइम है। उसके बाद देखा जाए तो 5 और 7 ये भी आपस में क्या है बच्चों, ट्विन प्राइम है। 17 और 19 ये दोनों आपस में क्या है, ट्विन प्राइम है। कोई बच्चा हमसे पूछता है कि क्या सर 7 और 9 ट्विन प्राइम होगा क्या, तो आप यहाँ पे देखें कि 7 जो है वो तो प्राइम है, लेकिन क्या 9 आपका प्राइम है क्या, नहीं। तो कभी ये आपस में ट्विन प्राइम हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, आपका जवाब होगा नहीं, 7 और 9 आपस में ट्विन प्राइम नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका नंबर्स का पूरा थ्योरी। मैंने आपको जहाँ तक भी हुआ पूरा का पूरा जो है नंबर कवर करने का कोशिश किया। जितने भी तरह के नंबर आपको एग्जाम में ज़रूरत पड़ सकता है, उन सारे नंबर्स को मैंने डिटेल वाइज आपको एक्सप्लेन किया और आपको समझाया कि नंबर क्या होता है, किस तरह से आपको पढ़ना। एक छोटा सा चीज़ और बच रहा है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। ये नंबर्स में ही
कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई, इसमें ही आपसे कभी कभी पूछ लेता है प्लेस वैल्यू के बारे में, प्लेस वैल्यू, और दूसरा आपसे पूछ लेता है फेस वैल्यू। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। प्लेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्थानीय मान। और जो फेस वैल्यू होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान। तो एग्जाम में जो आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका प्लेस वैल्यू इम्पोर्टेंट है। फेस वैल्यू से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेतुका सवाल है फेस वैल्यू। क्योंकि जब मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ कि फेस वैल्यू होता क्या, फेस यानी आप खुद समझिए कि आपका फेस और प्लेस दोनों में क्या चेंज हो सकता है। तो आप कहेंगे कि सर दोनों में तो प्लेस ही चेंज हो सकता है, क्या आपका फेस कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि आज आपका फेस कुछ और है और कल आपका फेस कुछ और होगा, यानी आज आप हाथी हैं तो कल कुत्ता बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपका फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे लिखूँ 2 3 5 8, मैं 8 का फेस वैल्यू का बात करूं तो 8 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू का बात करूं तो 5 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू का बात करूं तो 3 ही होगा, और 2 का फेस वैल्यू का बात करूं तो 2 ही होगा। यानी जिसके बारे में पूछा जाए वही हमारा क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। यानी फेस वैल्यू में कोई भी चीज़ बदलता नहीं है। तो बदलता क्या है, प्लेस वैल्यू। यानी आज हम लोग अगर धनबाद में हैं तो कल बोकारो में होंगे, परसों हो सकता है रांची में होंगे। तो प्लेस वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। तो हम लोग प्लेस वैल्यू को डिटेल से समझते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर 2 3 5 8 का ही बात करता हूँ कि हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, इकाई अंक। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंस प्लेस यानी दहाई अंक। ये हमारा सैकड़ा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हजार। तो आपको पता होगा बच्चों कि जब हमको इसको लिखना पड़े तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो ये जो है 1000वें स्थान पे है, तो ये हमारा लिखाएगा कुछ इस तरह से 2 गुना 1000। यानी जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1000वें स्थान पे है तो ये हमारा 2 गुना 1000 प्लस ये हमारा 100वें स्थान पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 गुना 100। ये हमारा 10वें स्थान पे है तो इसको क्या बोलेंगे, 5 गुना 10। और ये हमारा यूनिट प्लेस पे है, देखा जाए तो ये हमारा यूनिट प्लेस पे है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 8 × 1। तो इसका ये प्लेस वैल्यू होगा। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा 3 का प्लेस वैल्यू बताएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 3 गुना 100 यानी 300। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए वो नंबर लिखेंगे, वो नंबर जैसे 3 का पूछ लिया तो 3 लिख दिए और इसके आगे जितना भी डिजिट है उतना 0 यहाँ पे लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी कोई। मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं बात करूँ 5 6 7 8, इसका हम लोग को निकालना है 7 का प्लेस वैल्यू। तो या तो आप ये लिख दीजिए बच्चों कि 7 और इसके आगे एक डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे, 70 हमारा आंसर होगा। या तो बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखिए इसी चीज़ को, 7 × 10। 10 इसलिए क्योंकि ये दहाई का स्थान पे है। अगर हमसे 6 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो 6 ये सैकड़े के स्थान पे है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 600 जो है 6 का प्लेस वैल्यू होता। तो एक छोटा सा और एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आपसे पूछें कि ABC में
ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो आपका एक छोटा सा आंसर होगा कि ए का जो प्लेस वैल्यू होगा ए, और इकाई दहाई सैकड़ा यानी ये सैकड़े स्थान पे है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो ए का प्लेस वैल्यू होगा वो ए इंटू 100। तो उम्मीद है कि ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये दोनों भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम लोग पूरा का पूरा नंबर्स को यहाँ पे क्लासीफाई किए। पहला क्लास में मैं आपको आधे नंबर को क्लासीफाई करके बताया, दूसरा क्लास में मैंने इसे यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी है नंबर्स के बारे में। अब जो हम लोगों को आगे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चों, तो हम लोगों को आगे पढ़ना है रेकरिंग के बारे में। रेकरिंग, तो आप सभी कोई हेडिंग लगा लेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग हेडिंग लगा लेंगे रेकरिंग। लेकिन एक छोटा सा रेकरिंग पे आने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं कि रेशनल किसको बोलते हैं और इरेशनल किसको बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, रेशनल और इरेशनल पे आपके एग्ज़ाम में खास करके रेलवे और एसएससी में एक क्वेश्चन बनता है कि दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, या दो रैशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी कोई। तो सबसे पहले हम अगर मैं बात करूं आपसे कि 2 और 3 के बीच का रैशनल नंबर क्या, एक रैशनल नंबर बताएं कि 2 और 3 के बीच जो है रैशनल नंबर क्या हो सकता है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो आंसर देते हैं वो क्या देते हैं कि 2 कुछ नहीं तो 2/1 रैशनल है तो इंटीजर है 2/1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3/1। तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। ऐसा इसलिए कि दोनों का बेस जो है हम लोग बराबर करते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 20/10, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 30/10। तो यहाँ 20/10 है और यहाँ 30/10 है, तो इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर होगा बच्चों 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 28/10, 29/10। तो इतना सारा रैशनल नंबर हो सकता है इनके बीच में। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि दो रैशनल नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि इसमें इतना ही रैशनल नंबर मिलेगा, और भी रैशनल नंबर आपको मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं। तो इस तरह से भी बहुत बच्चा, जैसे हमसे एक पूछा रैशनल नंबर, तो हम अगर 21/10 लिखते हैं तो ये भी हमारा सही आंसर होगा। कोई बच्चा अगर 25/10 लिखता है तो ध्यान दीजिए ये भी उसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का ही तो रैशनल नंबर है। तो बच्चों सिंपली आपको रैशनल नंबर, दो नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना है, जैसा जरूरत हो वैसा काम करना है। जब दो संख्या के बीच एक ही रैशनल नंबर निकालना हो तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे। दोनों संख्या को जोड़ के किससे भाग देंगे बच्चों, 2 से भाग देंगे, यानी a + b/2, a + b/2। यानी अगर हमसे इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर पूछा जाए तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो 2 + 3 और डिवाइड बाय 2, यानी हम लोग देखेंगे तो 5/2, यानी आंसर हमारा क्या होगा 2.5। ये इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर हो गया। अब देखा जाए बच्चों तो आपका यहाँ भी 25/10 क्या है हमारा 2.5 भी ही है। तो आपका दोनों ही जगह से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये तो था कि दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर, यानी एक ही रैशनल नंबर यहाँ पे हमको निकालना था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो नंबर के बीच का 2 रैशनल नंबर बताइए या 3 रैशनल नंबर बताइए, या आपने 9th-10th में पढ़ा होगा 10 रैशनल नंबर निकालते हैं, 12 निकालते हैं, 8 निकालते हैं, या लाखों रैशनल नंबर निकाल सकते हैं हम लोग 2 नंबर के बीच में। तो 1-2 एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ समझने के लिए।
ताकि आपका अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि दो रैशनल नंबर के बीच का जो रैशनल नंबर है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी कोई। जैसे मैं बात करूं, एक मिनट, एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 5/2 7/3। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप जो इसको करके बताएं कि 5/2 और 7/3 के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे, तो चलिए एक बार मैं फिर से समझाता हूं। मैंने आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज में बताया कि अगर दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना हो तो हम लोग दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं, किससे? 2 से। तो आपको क्या करना है, सिंपली 5/2 है और प्लस 7/3 है, 5/2 प्लस 7/3, और इसको दोनों को जोड़ के हम लोग को डिवाइड करना है बच्चों, किससे? 2 से। तो हम लोग जब इनको जोड़ेंगे तो ये 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा बच्चों 15, और ये 3 से 2 बार में 7 से 2 गुना करेंगे तो ये 14, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो 15 प्लस 14 ये क्या हो जाएगा? 29/6, और जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, यानी हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो 29/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप इससे भी आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे? तो ध्यान दीजिए सभी कोई। जैसे चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जा सकता है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया कि 5/2 और 7/3 के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालना है। तो आपने देखा कि मैंने एक तरीका आपको बताया कि ये a+b/2 फॉर्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एग्जाम में? सबसे पहले आप इसके बेस को देखेंगे कि इसका बेस जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले आप बेस को सेम कर लीजिए। तो बच्चों जब आप बेस को सेम करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इधर 2 है, इधर 3 है। सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे? 2 से। तो ये हमारा बनेगा बच्चों 15/6, और ये हमारा बनेगा 14/6। लेकिन बच्चों एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15/6 और 14/6 के बीच तो कोई रैशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये 15 है, ये 14 है, लगातार संख्या है। तो ध्यान दीजिए कि इसके बीच का जो हम लोग प्राइम नंबर निकालेंगे, इसके बीच का जो हम लोग रैशनल नंबर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो आपको करना क्या है बच्चों कि हमको एक ही नंबर चाहिए इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर। तो आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से बेस को सेम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 30/12, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 28/12। तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि 30/12 और 28/12 के बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 29/12। तो आपको हम a+b/2 इस मेथड से भी मैंने आपको समझाया और आंसर यही आया था। तो दोनों ही जगह आपका आंसर जो है वो अच्छे से मैच कर गया। तो आप दोनों ही नियम लगा सकते हैं, जहां आपको जो रूल आसान लगे, जिससे उत्तर तक, आंसर तक जल्दी पहुंचा जा सके, आप उसी रूल को फॉलो कीजिए और अपना आंसर दीजिए। चलिए मैं इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लूँगा। आपको निकालना है, क्वेश्चन लिख लेंगे सभी कोई।
क्वेश्चन लिख लेंगे सभी कोई कि फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 9/2। कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जो कि आपके पूछे गए एग्जाम में। एक बार क्वेश्चन में फिर से बोलूँगा कि फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 9/2। यानी आपको 3 रैशनल नंबर बताना है, 3 रैशनल नंबर बताना है 2/5 और 9/2 के बीच में। तो देखिए, अगर एक रैशनल नंबर निकालना होता बच्चों तो सिंपली मैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देता, लेकिन हमको एक नहीं 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो अब क्या होगा, अब तो वो कंडीशन a + b/2 से क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालेंगे, फिर जो नंबर आएगा फिर इन दोनों में कंपेयर करके फिर 2 से भाग देके फिर एक रैशनल नंबर निकालेंगे, फिर जो नंबर आया उसको इसके साथ कंपेयर करके जोड़ के 2 से भाग देके फिर आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा आपसे। तो एग्जाम में आपको क्या करना है बच्चों, फिर से आपको बेस को सेम कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेस को सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो आप कर लीजिए इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और ये 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ देखा जाए तो 9 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 45, और 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। तो 4/10 और 45/10 के बीच में जो रैशनल नंबर आएगा बच्चों वो कौन कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 5/10 आएगा, 6/10 आएगा, 7/10 आएगा, डॉट 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 आगे हम लोग चलते चले जाएंगे। बहुत सारे नंबर होंगे 4/10 और 45/10 के बीच में, लेकिन आपको केवल 3 ही नंबर चाहिए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये तो था कि 2 रैशनल नंबर के बीच का हम लोग रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको घर से करके आइएगा। आप क्वेश्चन लिख लेंगे सभी कोई, क्वेश्चन लिख लेंगे, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। एक और क्वेश्चन लिख लेंगे, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √5 and √7। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √5 and √7। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है, आप इसे घर में बनाइएगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद आगे हेडिंग लगा लेते हैं, रेकरिंग। तो सभी कोई हेडिंग लगा लें रेकरिंग का, कि रेकरिंग क्या होता है। तो मैंने आपको रेकरिंग के बारे में बताया था जब मैंने आपको डेसिमल पढ़ाया था, तो मैंने आपको रेकरिंग के बारे में समझाया था, लेकिन मैं वहाँ डिटेल से नहीं समझाया था, सिर्फ आपको फ्रैक्शन लिखना बताया था कि हम लोग नॉर्मल अगर डेसिमल वाले डिजिट में फ्रैक्शन लिखते हैं तो पॉइंट के बाद जितना भी अंक आता है नीचे उतना 0, लेकिन अगर रेकरिंग वाले में लिखते हैं तो पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट पे बार होता है उसके लिए नीचे 9 लिखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों कि रेकरिंग में हमको पढ़ना क्या क्या है। रेकरिंग होता क्या है बच्चों, जैसे 10 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो ये 3.3333 डॉट 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 चलते चला जाता है। तो ये 3 जो बार बार रिपीट होता है, तो इसी को दिखाने के लिए हम लोग बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बार का, जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। यानी अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 3.3 पे बार, यानी ये 3 का बार का मतलब ही है कि ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो 2-3 चीज़ इस पे पूछ लेता है कि हम लोग किसी भी रेकरिंग से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, या किसी भी फ्रैक्शन से रेकरिंग में कैसे आते हैं, या आपसे रेकरिंग वाले डिजिट का जो है, रिकरिंग वाले जो फ्रैक्शन हैं या रेकरिंग वाले जो भी नंबर हैं उसका आपसे या तो सम पूछ लेगा, या एडिशन पूछ लेगा, या सब्ट्रैक्शन पूछ लेगा। तो हम लोग पहले ये समझ ले बच्चों कि हम लोग रेकरिंग वाले डिजिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं।
और फिर हम लोग बात करेंगे उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले कन्वर्सन सीखते हैं रेकरिंग वाले डिजिट का। जैसे 0.33333 डॉट 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 ये बार बार रिपीट हो रहा है, 33 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपको बोलेगा कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा सभी कोई, इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.3 पे बार, 0.3 पे बार, और इसको हम लोग x के बराबर लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि ये हो गया 0.3 पे बार। तो 0.3 पे बार का मतलब ही बच्चों क्या होता है, 0.33333 डॉट 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 आगे सो ऑन चलते रहेगा। अब एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.24567, अगर हम इस सीरीज को 10 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों कि डेसिमल जो है वो एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सीरीज जो है वो बनेगा 2.4567, या अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 24.567। तो मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये सारा कन्वर्सन आपको आता होगा। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए सभी कोई, इसका मतलब है 0.333 डॉट डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब 3 जो है वो बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से, तो ये बनेगा 10x, और इधर जो बनेगा बच्चों वो 3.3333 डॉट 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 चलते जाएगा। यानी हम लोग इसको लिखेंगे 10x बराबर 3.3 पे बार, 3.3 पे बार, और x बराबर जो हमारा वैल्यू था बच्चों वो क्या था, 0.3 पे बार। अब देखिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, या तो आप क्या करिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, और दोनों ही इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो जब आप बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में x जाएगा, और इधर क्या है बच्चों 3.3 पे बार, और माइनस करेंगे 0.3 पे बार। तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि ये 0, इससे अगर हम लोग 0.3 को माइनस कर लेंगे तो ये यहाँ पे बनेगा 9x बराबर, ये क्या रह जाएगा बच्चों 3। तो x का जो मान निकल के आएगा बच्चों ये 1/3 आ जाएगा। x का मान क्या निकल के आएगा बच्चों, 1/3, यानी 3 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बराबर 3/9, और इसको काटेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3। तो एक तो ये तरीका है बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा क्या हो सकता है कि जब आप यहाँ पे x 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x बराबर ये आया, तो आप क्या कर सकते थे बच्चों, ध्यान दीजिए, 3 जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल दिखाते, 3 + 2/5, तो इसको हम लोग लिखने का जो तरीका है 5 × 15 + 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कुछ बार बार टेक्निकल इशू के कारण जो है वो वीडियो रुक जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से उसको रिजॉल्व किए हैं और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेकरिंग के बारे में कि रेकरिंग जो है वो क्या होता है। तो मैंने आपको समझाया कि रेकरिंग से फ्रैक्शन में हम लोग किस तरह से आते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह से हम लोग किसी भी रेकरिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका कि अगर कहीं 3 + 2/5 लिखा हो तो हम लोग चाहें तो इसको 5 × 3 + 2 17/5 लिख सकते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है 3/2/5। तो ये दोनों ही बातें इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो बच्चों मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई बच्चा क्या करता है कि आपने यहाँ पे x का वैल्यू ये माना और 10x का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू आपके पास था 0.3 पे बार, उसके बाद देखा जाए तो 10x बराबर हमने निकाला था 10x बराबर
हमने निकाला था 3.3 पे बार। तो बच्चों हम लोग इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि 3 + 0.3 पे बार। ये इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको तुरंत समझाया। तो आप खुद देख पा रहे हैं बच्चों कि जब x का मान ये है और 10x का मान ये है, तो जब 10x में x को घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या है, x है। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, x। तो इसके जगह हम लोग x लिखेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे कि 10x = 3 + x, और ये 10x इधर आएगा तो इसी चीज़ को हम लोग बच्चों लिख पाएंगे 9x/3, और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3/9, जिसको हम लोग काट के 1/3 लिखेंगे। तो क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को इजी वे में बनाते हैं। तो ये तो था पूरा एक डिटेल्ड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बच्चों और लेता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्वेश्चन आपका अगर ये रहता कि 0.353535 ये, और आपको बोला जाता कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो बच्चों फिर से मैं क्या करता, इसको लिख लेता कि x बराबर लेट, यानी मान लेता कि x बराबर ये पूरा का पूरा वैल्यू 0.35 पे बार, ये चीज़। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन बताया उसमें एक ही डिजिट पे बार था, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बार है वो कितना डिजिट पे है, 2 डिजिट पे। तो तभी मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब 2 डिजिट है बच्चों, तो यहाँ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर हम लोग इसको अगर हम लोग, यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x बराबर 0.353535 ... चलते जाएगा। जब हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100x बराबर 35.353535 ... अब इसको जब हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 100x बराबर 35, और प्लस इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 0.35 पे बार, हाँ या ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़। तो अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन है और ये एक आपके पास दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब आप इन दोनों को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों कि 100x में जब x को घटाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये 100x - x बराबर 35 + 0.35 पे बार, और यही वाला टर्म यहाँ पे बन रहा है बच्चों, और इसका वैल्यू क्या है, x। तो हम लोग क्या लिखेंगे 35 + 0.35 पे बार, और इसी टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100x में अगर यहाँ पे x को माइनस करेंगे तो बच्चों ये आपका बनेगा 99x, और बराबर ये 35, और इसका वैल्यू x है। $100x में से x को घटाएंगे तो आपका बच्चों 99x आएगा, और ये 35 + 0.35 पे बार। 0.35 पे बार का मतलब x है बच्चों, जो x को हम लोग उधर जाके माइनस कर दिए हैं, इधर प्लस में है तो उधर माइनस कर दिए, तो 99x बराबर 35, तो x बराबर 35/9। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म होगा बच्चों, यानी कोई भी रेकरिंग डिजिट को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपको डिटेल्ड मेथड बताया कि किसी भी रेकरिंग डिजिट को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी क्लास में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात बच्चों ये कि मैं धीरे धीरे आपके क्लास का टाइम भी बढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे जो मैं वीक में अभी 3 दिन क्लास ले रहा हूँ उसको मैं आगे 4 दिन भी करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसलिए 3 दिन क्लास ले रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे को चैनल पे जोड़ना है, किन्हीं को पता भी नहीं है कि सर का क्लास शुरू हुआ है, तो इसलिए मैं अभी 3 दिन पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट वीक से हो सके तो मैं इस क्लास को 4 दिन भी कर दूँगा। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें, मेरी तरफ से जितना भी होगा मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, और काफ़ी बेसिक से डिटेल वे में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, तो बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ बच्चों ये कि आप घर में सेफ़ रहें, बाहर कम निकलें, अपने परिवार को भी सेफ़ रखें, और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा सारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, और अगर आप तैयारी करके नहीं रखेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए बच्चों आप तैयारी करने से पीछे नहीं हटें। मैं आपके सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो बिल्कुल भी ना घबराएं कि बहुत बेसिक सा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों को ये सब आता है थोड़ा धैर्य रखें, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी कहीं भी समझने में कुछ भी परेशानी होती है, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो वो सारा डाउट मैं आपको क्लियर करूँगा। तो बच्चों बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, और सभी बच्चों को खबर पहुंचाएं कि आप जो मनोज सर का क्लास है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट हो गया है। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन चलेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पढ़ाऊँगा, कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग भी फ़ी का बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दें सभी कोई। तो उम्मीद है कि आप जो है इससे मोटिवेट हुए होंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 7492856691। तो आप इस पे कभी भी कोई भी तरह का डाउट हो तो आप हमें ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपके डाउट का जवाब दे सकूं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।